सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम संस्कृत नाटकों की कुछ विशेषताओं के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो नाट्य परंपरा का जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें से इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और इसका ज्ञान होना भी आपको आवश्यक है कि नाटकों में क्या अलग विशेषताएं हैं संस्कृत नाटकों में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नाटकों के लक्ष्य के विषय में बात करते हैं। तो संस्कृत नाटकों का जो मुख्य लक्ष्य है वो है रस की उत्पत्ति करना। जो देखने वाला जो प्रेक्षक है, जो सामाजिक है, उसके हृदय में आनंद को उत्पन्न करना, लोकानुरंजन करना। तो इसकी जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है। तो इसकी इस विशेषता के कारण संस्कृत में जो नाटक लिखे जाते हैं वो सुखांत होते हैं। पाश्चात्य नाटकों की तरह यहाँ पर ट्रेजेडीज नहीं मिलती। एक उरुभंग नामक नाटक लिखा है भास ने, जो एकमात्र संस्कृत का दुखांत नाटक प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी रूपक हैं वो सभी सुखांत यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो कथानक के संबंध में है। कथानक का तात्पर्य अब तक आप समझ गए होंगे। जिस भी विषय का वर्णन किसी भी नाटक में किया जाता है तो या तो इन नाट्यों का, रूपकों का जो कथानक है वो प्रसिद्ध होता है या फिर कवि के द्वारा कल्पित होता है। तो दो प्रकार के कथानक हो सकते हैं, या तो प्रसिद्ध या कल्पित, और दोनों का मिक्स भी हो सकता है, दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। पात्रों की क्या विशेषता है संस्कृत नाट्यों में, किस तरह के पात्र लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के पात्र आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें जो मुख्य नायक और नायिका हैं उनके संबंध में काव्य शास्त्रियों ने बाद में जो लक्षण दिए हैं, विस्तृत लक्षण दिए हैं, और जो रचनाएं होती हैं उनके आधार पर भी होती हैं। तो इनमें से हम मुख्य नायक और नायिका के विषय में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नायक के 4 भेद बताए गए हैं संस्कृत नाटकों में: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। इनकी के क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह के ये होते हैं, तो इसके विषय में दशरूपक में बहुत सारा लिखा गया है। धनंजय ने नायक के भेद बताए हैं, उनके लक्षण बताए हैं। तो अगर आप चाहेंगे और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पर बस हम इन्हें नामशः पढ़ने वाले हैं कि 4 तरह के नायक होते हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। इसके अतिरिक्त जो नायिका है, जो मुख्य स्त्री पात्र होता है नाटकों में, उनके भेद के 6 आधार माने गए हैं। 6 आधारों पर नायिकाओं के भेद किए जाते हैं। उनमें से एक है कुलजा, गणिका। इस तरह का जो प्रकरण में 2 प्रकार की नायिकाएं प्राप्त होती हैं। एक भेद नायिकाओं का पति के संबंध में किया गया है: प्रोषित, भत्रिका, खंडिता। इस तरह के 6 प्रकार के नायिका भेद भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नायक और नायिका के अतिरिक्त संस्कृत नाट्यों में विट, चेट, विदूषक, सूत्रधार इत्यादि पात्रों का समावेश भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो संस्कृत रचनाएं हैं वो विदूषकों से युक्त हैं। इसमें हास्य का पुट रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं को हीरो रखने के लिए विदूषक को रखा जाता है, जो कि नायक का मित्र होता है। इस तरह के और भी पात्र संस्कृत नाटकों में देखने को मिलते हैं। इसमें जो कथानक है, संस्कृत नाट्यों में जो कथानक होता है उसके विकास के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं काव्य शास्त्रियों द्वारा। और वो तत्व क्या क्या हैं, तो 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 संधियां, ये किसी भी कथानक के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो 5 अवस्थाएं हैं वो रूपक के फल की इच्छा वाले नायक के द्वारा जो कार्य को आरंभ करने की अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाओं के नाम से जानी जाती हैं, और वो होती हैं आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। अब ये क्या क्या है, तो जो कार्य के प्रति उत्सुकता मात्र है वो आरंभ कहलाता है। उसमें किया गया जो व्यापार है वो प्रयत्न कहलाता है। जब नायक को फल प्राप्ति के विषय में स्थिर निश्चय नहीं होता वो प्राप्त्याशा कहलाता है। और विघ्न के अभाव के कारण
फल प्राप्ति जब निश्चित हो जाती है तो नियत आपति कहलाता है, और जब समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है तो फलागम कहलाता है। इस प्रकार की 5 अवस्थाएं आवश्यक होती हैं किसी भी कथानक में। इसके अतिरिक्त 5 अर्थ प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। अर्थ प्रकृतियां हैं कथा वस्तु की स्थिति की, जो उसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है उनकी क्या स्थितियां हैं, ये अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। ये भी 5 होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। इसके अतिरिक्त 5 संधियां भी आवश्यक मानी गई हैं, वो है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इनको आप याद रखिए, इसके संबंध में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 5 संधियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, या अर्थ प्रकृतियों के या अवस्थाओं के, तो इनका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। संस्कृत नाटकों की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर कुछ क्रियाओं का निषेध किया गया है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका अभिनय, नाटक का जब अभिनय किया जाता है तो उनका जो अभिनय है वो निषिद्ध है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो युद्ध, मृत्यु, निद्रा, संभोग, शाप, चुंबन, भोजन इत्यादि जो क्रियाएं हैं इनको संस्कृत नाटकों में वर्जित किया गया है। मंच पर इन क्रियाओं की अगर आवश्यक हो तो सूचना दी जाती है, इनका मंचन नहीं किया जाता। दूसरी एक प्रमुख विशेषता जो संस्कृत नाटकों में देखने को मिलती है, यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। बहुत सारे नाट्य रूपक ऐसे हैं जिनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इन नाट्यों में जो उच्च श्रेणी के पात्र हैं वो संस्कृत बोलते हैं, और जो निम्न श्रेणी के पात्र हैं वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त विदूषक होता है, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नाट्य वृत्तियों का उल्लेख भी नाट्य के संबंध में आता है। वृत्तियों का तात्पर्य है व्यापार। किसी भी नाटक का अभिनय करते वक्त जो उसको करने वाले जो नट हैं, नर्तक हैं, वो जिस प्रकार के व्यापार करते हैं वो वृत्तियां कहलाता है। और नाट्य की वृत्तियां 4 मानी गई हैं। कौन कौन सी? भारती, कैशिकी, आरभटी और सात्वती। तो आप इन्हें याद रखिए क्योंकि इसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारती जो है वो शब्द पर निर्भर वृत्ति है, और जो कैशिकी, आरभटी और सात्वती है ये अभिनय पर निर्भर वृत्तियां हैं। कैशिकी केशों के द्वारा जो व्यापार किए जाते हैं, केशों के द्वारा जो हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है वो कैशिकी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ये 4 वृत्तियां हैं। इनके विषय में हम विस्तृत अध्ययन दश रूपक का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर करेंगे। अगला है अंक योजना। संस्कृत नाटकों में संस्कृत नाट्यों का रूपकों का विभाजन अंकों में किया जाता है, और ये इसकी अनिवार्यता है। जो 10 प्रकार के रूपक हैं, नाट्य हैं, उन सभी में निर्धारण किया गया है कि अमुक नाट्य में, अमुक रूपक में इतने अंक होंगे। तो अंक योजना इसकी विशेषता है, और इसमें जो अंक होते हैं वो रस भाव से पूर्ण होते हैं। अंक के अंत में रस का परिवर्तन हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो रूपक है उसके लिए निर्धारण है, जैसे कि नाटक में श्रृंगार, हास्य और वीर रस प्रधान हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रूपक के लिए अलग अलग रसों का विधान किया गया है, अंकों का विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में कुछ धार्मिक पक्ष भी इनका दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 3 चीजें दिखाई पड़ती हैं: नांदी, प्रस्तावना और भरत वाक्य। नांदी क्या होता है? जब रूपक का आरंभ होता है तो आरंभ में आशीर्वचन से युक्त मांगलिक जो अनुष्ठान किया जाता है, ऐसी मान्यता है। भारतीय जो परंपरा है वो धार्मिक रही है। तो नाटकों के मंचन से पूर्व, या आप मानिए कि सामान्य जीवन में भी जब कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर देवों की स्तुति करने की परंपरा है। तो उसी प्रकार जब नाटकों का मंचन किया जाता है तो उससे पहले आशीर्वचन से युक्त मांगलिक अनुष्ठान जो है वो नांदी कहलाता है। कई नाटक ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जैसे भास के नाटकों में नांदी प्राप्त नहीं होती, तो उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो मंचन से पूर्व जो पूजा का कार्य किया जाता था उसमें नांदी हो जाती थी। तो ये जो नांदी है वो नाट्यकार का कार्य नहीं है, इस प्रकार ऐसा मानकर छोड़ा जाता है। बाकी ज्यादातर जो संस्कृत रूपक है उनमें नांदी प्राप्त होती है।
नांदी के पश्चात प्रस्तावना भी यहाँ पर प्राप्त होती है। प्रस्तावना का क्या तात्पर्य है कि नांदी के बाद जब रूपक का मुख्य पाठ आरंभ होता है उससे पूर्व, अर्थात नांदी और मुख्य पाठ आरंभ होने के बीच में प्रस्तावना की जाती है। इसमें काव्यार्थ या कवि परिचय प्राप्त होता है। सर्वप्रथम देवताओं की स्तुति की जाती है, उसके बाद या तो कवि अपना परिचय देता है या इसमें काव्य के विषय में कुछ कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना कहलाता है। तीसरा होता है भरत वाक्य। रूपक के अंत में नायक के द्वारा मंगलाचरण के रूप में आशीर्वाद कामना, प्रार्थना या शुभ कामना के रूप में जो पद्य प्रयोग किया जाता है वो भरत वाक्य कहलाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो संस्कृत नाट्यों में दिखाई देते हैं। तो इनके विषय में आप याद रखिए कि नांदी क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है और भरत वाक्य क्या होता है, क्योंकि इनके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगली जो विशेषता है संस्कृत नाट्यों की, रूपकों की, वो है कि उन पर धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें मंगलाचरण मिलता है जिनमें देव स्तुतियाँ की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो भरत वाक्य है उसमें भी धार्मिक पक्ष देखने को मिलता है। तो धर्म का प्रभाव संस्कृत नाट्यों पर रहा है, ये इनकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त जो अन्विति त्रय है, जो 3 यूनिटीज मानी गई हैं, पाश्चात्य जो नाट्य लिखे गए हैं उनमें 3 यूनिटीज का वर्णन है। समय, काल और गति की एकता, अर्थात इसका तात्पर्य है कि पाश्चात्य जो नाट्य हैं वो इस परंपरा पर लिखे जाते हैं कि आप जो नाट्य का वर्णन कर रहे हैं उसमें समय एक होना चाहिए, स्थान एक होना चाहिए और गति एक होनी चाहिए। तो ये वहाँ पर 3 यूनिटीज का जो सिद्धांत है वो संस्कृत रूपकों में इसका अभाव मिलता है। यहाँ पर तो व्यक्ति के पूरे जीवन पर रूपक लिखे गए हैं, नाट्य लिखे गए हैं, तो इस प्रकार की कोई अन्विति त्रय संस्कृत रूपकों में देखने को नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त जो पाश्चात्य नाट्यों में कोरस की परंपरा है, जो सहगान किया जाता है, सब व्यक्ति एक साथ खड़े होकर एक गान करते हैं जो कोरस कहलाता है, संस्कृत नाट्यों में उसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये संस्कृत नाट्यों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके संबंध में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर आप इन सब विषयों को नायक, नायिका, कथानक, इसके अतिरिक्त वृत्तियाँ, रस इत्यादि विषयों को अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।